हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं संसदात्मक व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। शासन प्रणालियाँ बहुत सी हैं और आपने अलग अलग शासन प्रणालियों के बारे में किसी न किसी कक्षा में ज़रूर पढ़ा होगा। दरअसल लोकतंत्र के भीतर कई तरह की शासन प्रणालियां हैं जो जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्मित की जाती हैं। लोकतंत्र आधुनिक समाजों की ज़रूरत है और एक चाहत है, एक मंजिल है, और हर समाज उस मंजिल को हासिल करने के लिए अलग अलग तरह की शासन प्रणालियों का सहारा लेता है, चाहे वो संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, संघात्मक, एकात्मक। और हर देश की अपनी विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं। जिस देश को जो शासन प्रणाली अपनी परिस्थितियों के ज़्यादा अनुकूल लगती है, वो उस शासन प्रणाली को अपनाकर लोकतंत्र के आदर्श को हासिल करना चाहता है। इसीलिए कोई शासन प्रणाली किसी की नकल नहीं होती है, और लोकतंत्र के अंदर जितने भी मॉडल हैं, ये सभी मॉडल्स हर देश के लिए समान नहीं हैं। अलग अलग देशों के लिए कुछ अलग भी हैं, कुछ संशोधन के साथ भी हैं, कुछ चेंजेज भी होते हैं, लेकिन सबका जो अंतिम मंजिल है वो कि लोकतंत्रात्मक शासन, एक ऐसा शासन जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो और गुड गवर्नेंस देता हो और नागरिकों को काफ़ी अधिकार संपन्न बनाता हो, एक मजबूत सिविल सोसाइटी का निर्माण करता हो। तो ये सब आदर्श उसमें शामिल होते हैं। तो इसी में एक रूप है, ये जो इसका टाइप है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का ही संसदीय प्रणाली जिसे हम कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा होगा कि शासन के 3 रूप होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें व्यवस्थापिका की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भारत में इसे संसद कहते हैं, ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट कहते हैं। तो इसे नाम दे दिया गया संसदीय व्यवस्था या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन व्यवस्थापिका की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है। ये बात संसदीय व्यवस्था का जो अहम परिचय है, लक्षण है या पहचान है इसकी। तो इसमें जो संसदीय व्यवस्था में जो कुछ इस तरह की संस्थाओं का निर्माण किया गया है, कुछ इस तरह की जो नियमावली निर्मित की गई है, जिसमें शासन को अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके, अधिक जनता के प्रति जो उत्तरदायी प्रभावी बनाया जा सके। तो इन्हीं के लिए इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं संसदीय शासन प्रणाली की। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सजातीयता मिलती है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य सजातीयता से मतलब है कि जो कार्यपालिका का चयन है वो व्यवस्थापिका से होता है। कार्यपालिका से हम यहाँ ले रहे हैं प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है, उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है या जो उसके और मंत्री हैं, वो व्यवस्थापिका के भी लोग होते हैं। क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो प्रधानमंत्री होने से पहले वो सांसद बनते हैं, और सांसद बनते हैं बनारस से, वाराणसी से, काशी जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ से वो चुनाव जीत कर आते हैं। फिर उसके बाद जिस पार्टी को बहुमत मिलता है
आम चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल की मीटिंग होती है, जितने भी सांसद चुनकर आते हैं वो अपने में से किसी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुनते हैं और राष्ट्रपति फिर उसको प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ दिलाते हैं, उसकी नियुक्ति करते हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री अपने ही जो साथी सांसद हैं उनमें से किसी को या जितने भी उनको मंत्री की ज़रूरत होती है उनको मंत्री परिषद में शामिल करते हैं, किन्हीं को कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, किसी को राज्य मंत्री, किसी को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, तो ये सब बन जाते हैं। तो ये इन दोनों की एक बहुत निकट का रिश्ता होता है। यानी कि यहाँ जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो मतलब आधे रूप में लागू होता है। आधे रूप में लागू होने का मतलब है कि यहाँ न्यायपालिका तो कार्यपालिका से उचित दूरी रखती है और व्यवस्थापिका से भी उचित दूरी रखती है, लेकिन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में बहुत घुली मिली हैं। जबकि जो मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है जो यूएसए में फुल रूप से जो लागू होता है, तो उसमें यही बात है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ये तीनों एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। इनके अपने काम होंगे, अपने उत्तरदायित्व होंगे, उनको निभाएंगे। ये शासन की ये तीन काम है वो तीनों संस्थाओं के पास होंगे और एक संस्था दूसरी संस्था में इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन यहाँ ये किया गया है। और जहाँ ब्रिटेन जो संसदीय व्यवस्था का घर कहलाता है उसमें तो और भी एक कदम आगे है। वहाँ तो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तीनों में ही सजातीयता मिलती है। वहाँ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका अब किस रूप में कहते हैं वो तो वो जाने, लेकिन जो लॉर्ड सभा है उसी में ही जो कानून के लॉर्ड हैं, लॉ लॉर्ड जिसे कहते हैं, वही वहाँ जो संसद जो सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका में आ जाते हैं। लॉर्ड सभा का जो अध्यक्ष होता है वो जब लॉ लॉर्ड जब किसी मामले की सुनवाई करते हैं तो वो वहाँ न्यायाधीश बन जाता है। वही लोग हैं वो प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का चुनाव कर देते हैं। तो वहाँ तो तीनों संस्थाएं ही व्यवस्थापिका से जुड़ी जाती हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है और न्यायपालिका के पास कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के डिसीजन के विरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी दिया गया है। तो ये एक संसदीय व्यवस्था का एक लक्षण होता है। और हमने बताया ना कि जैसे एक व्यवस्था भी हर देश में एक जैसी नहीं होती। भले ही हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है और हमने यूएसए का जो नहीं, इसका यूके का मॉडल, ब्रिटेन का मॉडल अपनाया है, लेकिन अभी जो मैंने आपको अंतर बताया है वो ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है, भारत में भी संसदीय व्यवस्था है, लेकिन ऐसा होते हुए भी कुछ अंतर है। पहला अंतर तो जैसे मैंने अभी बताया है कि ब्रिटेन में न्यायपालिका जो वहाँ की लॉर्ड सभा से गहराई से जुड़ी है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जिसने वहाँ हाउस ऑफ कॉमन का इलेक्शन जीता है, जबकि भारत में राज्यसभा का व्यक्ति भी बन जाता है। भारत ने संसदीय व्यवस्था के साथ जो संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, ब्रिटेन ने संसदीय व्यवस्था के साथ एकात्मक व्यवस्था को अपनाया है। तो ब्रिटेन की अपनी परिस्थितियाँ, हमारी अपनी परिस्थितियाँ, हमने ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उसे अंधा अनुकरण किया है, बल्कि अपनी जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उनको भी मद्देनज़र रखा है। तो ये किसकी एक बेसिक बात है। एक और बात है जो संसदीय व्यवस्था के साथ जुड़ी है कि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्र का अध्यक्ष और शासन का अध्यक्ष दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, जबकि ऐसा जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं होता है, अध्यक्षात्मक शासन में जो यूएसए में है। तो वहाँ राष्ट्रपति है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो सरकार का प्रमुख भी है और देश का प्रमुख भी है। लेकिन जहाँ भी संसदीय व्यवस्था होती है
वहाँ सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। हमारे यहाँ रामनाथ कोविंद जी हैं, वो राष्ट्र के प्रमुख हैं और सरकार के प्रमुख है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये अलग अलग होता है और इसकी भी अपनी एक जो सैद्धांतिक व्यवस्था है। आमतौर पर ये माना जाता है कि जैसे भाई हमने ब्रिटेन का अनुकरण किया है। ब्रिटेन में राजशाही थी, राजशाही को धीरे धीरे सीमित राजतंत्र में बदला, तो वो लोग अपनी राजशाही को एक धरोहर के रूप में रखना चाहते थे, उसे बिल्कुल समाप्त करना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने राजा को एडजस्ट करने के लिए दो पद बना दिए कि एक तो राजा हो जाएगा जो सांकेतिक प्रधान होगा और दूसरा प्रधानमंत्री होगा जो जनता द्वारा जो नुमाइंदा होगा जनता का सीधे तौर पे, जिसके पास अपना जनाधार होगा। तो वहाँ ये धारणा बनी शुरुआत में कि भाई राजा को एडजस्ट करने के लिए सब कुछ हो रहा है। जो दो तरह के शासन प्रमुख बनाए गए हैं, एक नाम मात्र का है, एक वास्तविक है। राजा नाम मात्र का है और प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद वास्तविक शासन में आ जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो भारत में तो फिर राष्ट्रपति पद की स्थिति ही नहीं बनती, न प्रांतों में गवर्नर के लिए स्थितियाँ बनती, क्योंकि भारत में तो कोई राजशाही थी नहीं और न ही भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं थी कि उसे किसी राजा को एडजस्ट करना था। दरअसल दो जो दोहरी पद हैं, जो दोहरी कार्यपालिका है, नाम मात्रिक और वास्तविक, ये संसदीय व्यवस्था के साथ एक सैद्धांतिक व्यवस्था है। ये ऐसा होना जरूरी है और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो अस्थिर होता है। आज जैसे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है, उनमें एक सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम होता है। पूरी सरकार ने, कोई मंत्रिमंडल ने कोई फैसला लिया है और अगर उस फैसले से संसद नाराज़ हो जाती है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आती है और वह अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है या वह पारित हो जाता है, तो सरकार को वहीं गिरना पड़ता है, वहीं सरकार खत्म। जैसे आज हम कोई भी मामला लें, सपोज करो कि नोटबंदी का फैसला था, मंत्रिमंडल की बैठक हुई, या हालांकि उसमें तो बैठक भी बाद में हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने अचानक घोषणा की थी। लेकिन कोई भी जैसे ऐसा मसला है, आप आर्थिक पैकेज देने का है या जो आज जो अर्थव्यवस्था में कमज़ोर हालात हैं, सरकार उससे निपटने के लिए अगर कोई डिसीजन लेती है और वो डिसीजन उल्टा पड़ जाता है, तो व्यवस्थापिका अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आती है तो सरकार गिर जाएगी। वो जो प्रस्ताव पारित होने के बाद जो ही सरकार गिरेगी तो फिर देश को कौन चलाएगा अगर राष्ट्रपति नहीं होगा? कोई ऐसा तो है नहीं कि अगले ही दिन चुनाव हो जाएंगे। तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो अस्थिर होता है। 5 साल के लिए तो वो चुने जाते हैं, लेकिन 5 साल से पहले भी कभी भी उसे मतलब सत्ता से बेदखल होना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ साधारण बहुमत से ही सरकार गिराई जा सकती है। तो ये एक बेसिक और बड़ा अंतर है। इसलिए ये सब रखना पड़ता है कि उस समय राष्ट्रपति देश की कमान संभालेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल स्थिर होता है, वो 4 वर्ष का हो, उसे हटाया जा सकता है, लेकिन जो महाभियोग की प्रोसेस है वो बहुत टफ है। वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, उसका उत्तरदायित्व तो सीधा जनता के प्रति होता है, क्योंकि वो सीधा जनता से चुन के आता है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था रखी जाती है, तो ये संसदीय व्यवस्था का एक अहम लक्षण है। और तो इसमें एक तो हमने बता ही दिया, जैसे अभी इन बातों के दोहराने की, सामूहिक और निरंतर उत्तरदायित्व तो होता है। यानी कि अगर एक मंत्री गलत फैसला ले रहा है तो वो फिर पूरी सरकार उसके लिए जिम्मेदार होती है और फिर वो पूरी सरकार को ही हटना पड़ता है। निरंतर उत्तरदायित्व इसलिए है कि बराबर व्यवस्थापिका है वो सरकार से सवाल पूछती है, सरकार से जवाब मांगती है कि आप जो कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है, या कोई चूक हो रही है, तो उस पर ये सब बराबर चलता रहता है। निरंतर है ये प्रोसेस, हर
जैसे साल में कम से कम 2 सेशन तो होने ज़रूरी होते हैं, 3 सेशन होते हैं संसद के, लोकसभा राज्यसभा के, तो उनमें व्यवस्थापिका के लोग मंत्रियों से बहुत से सवाल पूछते हैं। तो ये तो इसकी रही बातें हैं। अब बात आती है कि किसी भी इसकी कमियां क्या हैं संसदीय व्यवस्था की। तो वैसे तो जब हम पासबुक को पढ़ेंगे या किसी और चीज़ों, तो उसमें कोई 5, 6, 7 कमियां निकाल देते हैं जो खोद के निकाली जाती हैं। ये सब तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन इसके साथ 2 बातें जुड़ी हैं। एक तो ये होता है कि सरकार का जो कार्यकाल है वो अस्थिर होता है, और इससे कई बार सरकारें गिर जाती हैं। ख़ास तौर पे भारत में 90 के दशक में कई चुनाव हुए, आम चुनाव, तो उसमें नेता भी चुनाव लड़ के थक जाते हैं, जनता भी वोट दे के थक जाती है, और पैसा खर्च होता है वो अलग से है, बड़ा हिस्सा है वो चुनाव खर्च में चला जाता है। तो एक ये दिक्कत है इसको लेके। दूसरा, इसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की पालना है वो बहुत मजबूती से नहीं होती है। लेकिन फिर भी किसी भी शासन प्रणाली को लोकतंत्र की चाहे कोई सा भी मॉडल हो, सभी में कुछ बातें समान हैं, और अगर वो सब सही हैं तो फिर कोई भी मॉडल हो वो लागू हो जाता है और अपना काम बेहतर ढंग से करता है। पहला तो यह है कि उसमें जो विपक्ष है वो मजबूत होना चाहिए और एक जो रचनात्मक भूमिका अदा करे। जब विपक्ष कमज़ोर होता है तो फिर सत्तारूढ़ जो दल है वो निरंकुश होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो विपक्ष नहीं है या विपक्ष कमज़ोर है, तब फिर शासन का कोई भी रूप हो उसमें मुश्किलें आती हैं। उससे अगली बात आती है कि मीडिया कैसा है। क्या मीडिया सरकार के विरुद्ध खड़े होकर सवाल पूछने का साहस रखता है? क्या मीडिया उन सवालों को उठा रहा है जो जनता से जुड़े सवाल हैं? और इसका सीधा जो टेस्ट यही है कि जब कोई भी मीडिया कर्मी किसी भी मंत्री से, राजनेता से सवाल पूछ रहा है, किसी भी विषय पे पूछ रहा है, तो आप जब देख रहे होते हैं टीवी को या फिर रेडियो पे सुन रहे होते हैं, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये तो मेरे वाला सवाल पूछ रहा है। अगर मैं भी प्रधानमंत्री या फलाने मंत्री के सामने बैठा होता तो मैं भी यही सवाल पूछता। तो अगर जब आम लोगों को ये लगने लग जाता है, तब आपको ये लगेगा कि हाँ, ये जो मीडिया है ये जनता की आवाज़ बन रहा है। अगर मीडिया जनता की आवाज़ बराबर बनता है, जनता की समस्याओं को सरकार के सामने ले जाता है, उनसे सवाल पूछता है, उनकी स्कीम नीचे स्तर पर क्रियान्वित ठीक से हो रही या नहीं हो रही है, या उसमें कहीं करप्शन का मामला है, वो सब बता रहा है, तो तब उत्तरदायी शासन है वो आता है। चाहे वो फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो या प्रेसिडेंशियल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तीसरी बात है कि एक सिविल सोसाइटी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो अध्यक्षात्मक शासन हो, चाहे वो संसदात्मक शासन हो। सिविल सोसाइटी का मजबूत होने का मतलब है कि नागरिक समाज में ऐसे लोग हों जिनका उद्देश्य केवल यही हो कि वो जनता की आवाज़ बने और सरकार के कामों की गहराई से निगरानी रखें, सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, और चाहे वो मीडिया के ज़रिए उठाएं, चाहे पत्र पत्रिकाओं के ज़रिए उठाएं। तो एक स्वतंत्र विचार कहने की जो हक होना चाहिए। आज भी हमारे देश में बहुत से लोग हैं, जैसे हर्ष मंदर हैं और मेधा पाटकर हैं, अन्ना हजारे हैं, प्रशांत भूषण हैं जो अभी चर्चा में हैं, योगेंद्र यादव हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो और अरुंधति राय हैं, डॉक्टर कफील खान हैं जो अभी रिहा हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग आप जब इस देश में गहराई से जाएंगे जिन्होंने वो हर सरकार में उन्होंने सवाल पूछे हैं, तो वो उनका जो जिम्मेदारी है वो जनता के प्रति है, वो किसी पार्टी या नेता के प्रति उनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। तो ऐसी सिविल सोसाइटी बहुत ज़रूरी होती है। और आपने देखा कि अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार, लोकपाल, इन सब मुद्दों के लिए आंदोलन किया और लोकपाल बना।
ये अलग बात है कि वो आज तक लागू नहीं हुआ। तो ये सब दिक्कतें चलती हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी मजबूत होने से सरकारों को सीमित होना पड़ता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। धन्यवाद।